अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की डिटेल्स कंटिन्यू है। सो रिमेनिंग डिटेल्स डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे केस स्टडी की हेडिंग लिखते हैं और इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि लेट अस कंसिडर दैट वी हैव अ पावर सप्लाई and this power supply is an alternating source, and this alternating source can provide variable frequency f. That means different frequency of AC can be supplied. फर्दर हमने डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है। इस इंडक्टर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ओमेगा L या फिर 2 पाई FL के इक्वल है, और साथ मौजूद है एक कैपेसिटर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है। इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस X इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C है या फिर 1 ओवर 2 पाई FC है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये कॉम्बिनेशन इस ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि हम डायग्राम में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से इस तरह से यहाँ पे कनेक्टिंग वायर मौजूद है और इस कनेक्टिंग वायर के साथ यहाँ पे हमने कनेक्शंस बनाने हैं। लेट्स से यहाँ पे पावर सोर्स है जो कि VRMS वोल्टेज अप्लाई करती है और करंट IRMS सप्लाई करती है। इसके साथ यहाँ पे मौजूद है एक इंडक्टर कॉइल। इस इंडक्टर कॉइल की इंडक्टेंस L और रिएक्टेंस XL है। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है। फर्दर कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं हम। इस डायग्राम में ये बात नोटिस करने वाली है कि ये जो इंडक्टर कॉइल है इसकी अपनी रेजिस्टेंस R भी होती है, जिसे फिलहाल हमने 0 के इक्वल कंसीडर किया हुआ है, और जो ऑपोजिशन इंडक्टर कॉइल ने प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के टर्म में ही डिस्क्राइब की जाएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग बनी है मैथमेटिकल डिस्कशन की, और इसमें हमने ये बात बतानी है कि किसी कैपेसिटर से लीडिंग करंट गुजरता है। ये हम AC थ्रू कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, और हम ये बात जानते हैं कि अगर कैपेसिटिव वोल्टेज इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए तो जो कैपेसिटिव करंट है वो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है। और हम ये बात भी जानते हैं कि किसी इंडक्टर में से लैगिंग करंट पास करता है। अगर यहां पे इस तरीके से VL ड्रॉ किया जाए तो यहां पे IL इस डायरेक्शन में आएगा।
अब चूंकि कैपेसिटर और इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस तमाम सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये VC और VL एक दूसरे के इक्वल बना देता हूं और ये सर्किट के अप्लाइड VRMS के इक्वल हैं। और फर्दर ये कि इंडक्टर कॉइल की चूंकि अपनी रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसे हमने फिलहाल नेग्लिजिबल कंसीडर किया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसे VR बता रहे हैं, और वो VRMS, VL और VC के इक्वल ही होगा। सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन में आसानी के लिए डायग्राम बनाते हुए हमने उसे जीरो कंसीडर किया है। तो इस तरीके से तमाम वोल्टेजेस जो है वो पैरेलल सर्किट में चूंकि इन फेज होते हैं वो ड्रॉ कर दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए कैपेसिटिव करंट की, तो कैपेसिटिव करंट यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाएगा और जो करंट है इंडक्टिव वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाएगा। और ये बात भी नोटिस करने की है कि जो रेजिस्टिव करंट है वो रेजिस्टिव वोल्टेज के साथ इन फेज होता है, तो VR और IR इन फेज हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की, तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा कि रेजिस्टेंस R तो R ही रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, जो कि इस इंडक्टर कॉइल की रेजिस्टेंस है। लेकिन जो XL है जो कि ओमेगा L के इक्वल है, जो कि 2 पाई FL के इक्वल है, उसमें फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से ओमेगा ने लो होना है और XL ने भी लो हो जाना है। तो तमाम जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस इंडक्टर कॉइल के अपोज ना करने की वजह से यहाँ से पास कर जाएंगी। और अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की XC, तो वो क्या होगी, वो होगी 1 ओवर ओमेगा C या फिर 1 ओवर 2 पाई FC के इक्वल। तो F के लो, ओमेगा के लो होने की वजह से XC की वैल्यू हाई होगी। तो इसका मतलब है इंडक्टर कॉइल अपने अंदर से AC को फ्लो, तो इसका मतलब है कैपेसिटर अपने अंदर से AC के फ्लो को लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अलाउ नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर देखा जाए हाई फ्रीक्वेंसी को, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, अगेन R तो R ही रहेगा, लेकिन जो XL की वैल्यू है 2 पाई FL या फिर ओमेगा L, F के और ओमेगा के हाई होने की वजह से XL हाई हो जाएगा। अब XL अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, लेकिन जो XC की वैल्यू है वो 1 ओवर 2 पाई FC या फिर 1 ओवर ओमेगा C में F के हाई होने, ओमेगा के हाई होने की वजह से बहुत ही लो हो जाएगी और हाई फ्रीक्वेंसी सारी की सारी कैपेसिटर से पास कर जाएंगी। तो इसका मतलब है कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा और इंडक्टर ब्लॉक कर देगा। तो इन दोनों लो और हाई फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करें, तो लो फ्रीक्वेंसी यहाँ से गुजर जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से गुजर जाती है। दैट मीन्स ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ही पास हो जाती हैं। तो इसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट ऑपोजिशन कोई खास प्रोवाइड नहीं करता और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पहले की तरह अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंसेस हैं ये आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। दैट मीन्स ओमेगा L और 1 ओवर ओमेगा C आपस में इक्वल आ जाते हैं। ओमेगा इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर L विल बी इक्वल टू 1 ओवर C, या फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर LC, टेकिंग square root on both sides of above equation, we get क्या रिलेशन बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर LC होल अंडर रूट। हम ये बात जानते हैं कि अगर A ओवर B का होल अंडर रूट मौजूद हो तो हम सेपरेटली अंडर रूट A ओवर अंडर रूट B लिख सकते हैं। इस वजह से ये रिलेशन बन जाएगा अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट LC, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं
कि जो ये अंडर रूट है रेडिकल फॉर्म में, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर लेंगे इस टर्म का, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर सिर्फ ए आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में स्क्वायर और अंडर रूट कट गए हैं और बाकी क्या बचा है, ओमेगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। फर्दर हम ये बात जानते हैं कि ओमेगा 2 पाई एफ के इक्वल होता है। इस वजह से रिलेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC, या फिर f इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, इसे भी हम अगेन FR लिखेंगे। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये रेजिस्टिव करंट है IR और ये है कैपेसिटिव करंट और ये है कैपेसिटिव करंट IC, तो इंडक्टर करंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाएगा। तो अगर हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि ये है IR, ये है IC, इसके हेड से स्टार्ट हो रहा है IL और मैग्नीट्यूड में इक्वल होने की वजह से एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आ रहा है। दैट मीन्स IC माइनस IL किसके इक्वल आ चुका है, 0 के इक्वल आ चुका है, या फिर IC IL के इक्वल है। तो अब जो नेट हमारे पास करंट आएगा सर्किट का यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा नेट IRMS, और जो सर्किट का VRMS इनिशियली बनाया था वो IR के डायरेक्शन में ही हमने ड्रॉ किया था। तो इस वजह से IRMS और VRMS क्या है, इन फेज हैं। दैट मीन्स फेज डिफरेंस कितना है, 0, और पावर फैक्टर cos थीटा वो किसके इक्वल होगा, वो cos 0 डिग्री के इक्वल होगा और किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। हमारा ये जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, इसमें हमने प्रीवियसली ये देखा था कि कैसे लो फ्रीक्वेंसीज यहाँ से गुजर जाती हैं और जो हाई फ्रीक्वेंसी हैं वो कैपेसिटर से पास कर जाती हैं। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही कुछ ना कुछ रिएक्टेंस या ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ AC प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से XL भी करंट को ब्लॉक करता है और XC भी करंट को ब्लॉक करता है। तो इस सूरत में करंट मिनिमम होगा, जबकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सारा करंट यहाँ से गुजर रहा था, करंट बहुत ज़्यादा था, हाई फ्रीक्वेंसी पे यहाँ से गुजर रहा था और करंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चूंकि दोनों ही कंपोनेंट कुछ ना कुछ ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से करंट मिनिमम है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना लें, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि लेट से ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। x एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे हम करंट प्लॉट करेंगे। लेट से यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है FR, जिसके ऊपर करंट की वैल्यू मिनिमम है क्योंकि दोनों कंपोनेंट ही ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू है करंट की, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए इसे हम सिंबल असाइन कर देते हैं IR की। और लो फ्रीक्वेंसी चूंकि इंडक्टर से गुजर जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी गुजर जाती है कैपेसिटर से, इस वजह से उस सूरत में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस किस्म का आएगा। इसके बाद अब हम लिस्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस सर्किट है दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे इस तरह से डिराइव आउट की, XL और XC को इक्वलाइज करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, इट इज रेजिस्टिव। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा कि किस तरीके से इम्पीडेंस के मैक्सिमम हो जाने की वजह से करंट मिनिमम है। और लॉजिक क्या बताई मैंने आपको, इसकी लॉजिक ये बताई कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टर भी अपोज कर रहा है करंट फ्लो को और कैपेसिटर भी अपोज कर रहा है। तो
इनकी ऑपोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और कैंसल आउट हो जाती हैं, तो यहाँ पे इस इंडक्टर कॉइल की जो रेजिस्टेंस है, जिसे हमने डिस्कशन के दौरान नेग्लिजिबल कहते हुए यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, जितनी भी ऑपोजिशन है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से ही है। तो सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम एंड इट इज रेजिस्टिव। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। At resonance, the current is minimum and it is in phase with the applied voltage, so the power factor is 1. The variation of current with frequency of source is shown in figure 16.16. ये बुक के मुताबिक है, आपने अपने आंसर के अंदर फिगर 1, 2, 3 या ABC जो भी आप सीक्वेंस चलाना चाहते हैं वही लिखना है। इस पॉइंट को देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर IC और IL एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं, और IRMS और VRMS इन फेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस 0 डिग्री और पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी के साथ जो करंट की वेरिएशन है वो हम यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि कैसे लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी करंट ज्यादा है। लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर से गुजर रही है, हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर से गुजर रही है, लेकिन रेजोनेंस के ऊपर दोनों कंपोनेंट्स ही मैक्सिमम ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या है? एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट्स IL एंड IC मे ईच बी लार्जर देन द सोर्स करंट IRMS। तो इस बात का मतलब क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कि लेट से ये है IR और ये है IC और ये है IL। हेड टू टेल रूल में कैसे ऐड होते हैं कि लेट से ये IR है, इसके हेड से स्टार्ट होती है इस तरह से IC की टेल, फिर IC के हेड से स्टार्ट होती है IL की टेल, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर IC और IL इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो जो नेट IRMS आता है वो यहाँ पे IR के इक्वल ही आता है और VRMS के साथ वो इन फेज होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर ये IR है तो IC और IL इस तरह से मौजूद हों। प्रीवियस केस में IC और IL दोनों का मैग्नीट्यूड नेट IRMS से कम था और IR रेजोनेंस पे IRMS के बराबर था। लेकिन अब की बार केस क्या है? अब की बार केस ये है कि जो IC और IL हैं ये सोर्स करंट IRMS से ज्यादा हैं और अभी भी IR रेजोनेंस पे IRMS के इक्वल ही है। कैसे? कि अगर मैं यहाँ पे हेड टू टेल रूल से एडिशन करता हूं कि लेट से ये IR है, ये IC है और इसके हेड से स्टार्ट हो रहा है IL और इसकी हेड से स्टार्ट हो रही है IL की टेल। तो इस तरीके से यहाँ पे इस जगह के ऊपर IL मौजूद है और जो नेट IRMS है वो यहाँ पे सेम इसी डायरेक्शन में होगा कि लेट से ये है IRMS जो कि IR के इक्वल है और VRMS के साथ वो इन फेज हैं। तो इसका मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ब्रांच करंट IC और IL है वो सोर्स करंट से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ये कोई लाजमी कंडीशन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की डिटेल्स कंक्लूड की। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।